तो कल देख रहे थे सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। तो सापेक्ष वेग या रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो जैसे कोई एक वस्तु है, मान लो कोई एक पहली वस्तु है, और ये पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष जिस दर से अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, उसे उसका सापेक्ष वेग कहते हैं। या बोल सकते हैं पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि गति या मोशन किसको बोलते हैं? कि वस्तु यदि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसी को गति बोलते हैं। यदि अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है तो उसमें कोई गति नहीं है। यदि स्थान परिवर्तित होता है तभी गति होती है। तो यदि एक वस्तु यहाँ पे है, ठीक, और दूसरी वस्तु जो है वो यहाँ पे ऐसे चल रही है, तो हम देखेंगे कि ये स्थिर है और इसके सापेक्ष ये अपना स्थान क्या कर रही है, यहाँ पे परिवर्तित कर रही है। तो हम बोलेंगे कि पहली वस्तु का जो सापेक्ष वेग है वो इस दूसरी वस्तु के सापेक्ष में है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मोटर, मोटर पढ़ते हैं ना, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मान लो ये उसका है रोटर, ठीक, और इंडक्शन मोटर के स्टेटर को क्या देते हो यहाँ पे, सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंक्रोनस गति में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यदि मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 1000 आरपीएम पे घूम रहा है, यानी कि वो 1000 चक्कर प्रति मिनट लगा रहा है, और रोटर कैसा है, ये स्थिर है। ठीक, तो यहाँ पे रोटर के सापेक्ष इस फ्लक्स का वेग कितना होगा, तो 1000 आरपीएम होगा। ठीक, यदि ये रोटर भी इसी दिशा में घूमने लगता है जिस दिशा में फ्लक्स घूम रही है, और ये यदि 900 आरपीएम पे घूमने लगता है, तो अब दोनों का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। तो दोनों का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो यदि वस्तुएं जो हैं वो समान दिशा में गतिशील हैं, ठीक है, उनकी दिशा कैसी है, समान, तो सापेक्ष वेग कैसे निकाला जाता है, तो माइनस करके निकाला जाता है, घटा करके निकाला जाता है। लेकिन यदि वस्तुओं की दिशा विपरीत है, एक वस्तु इस दिशा में चल रही है और दूसरी वस्तु उसके विपरीत दिशा में चल रही है, तो सापेक्ष वेग को कैसे निकाला जाएगा, जोड़कर। ठीक है, तो समान दिशा में यदि वस्तु चल रही होंगी तो सापेक्ष वेग कम रहेगा, विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो सापेक्ष वेग वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसको यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे कि माना वस्तु ए का वेग v1 और ऑस हो गया, और वस्तु बी का वेग v2 है। तो दो वस्तुएं, एक का वेग है v1 और दूसरी का वेग क्या है, यहाँ पे v2 है। तो a का b के सापेक्ष वेग, तो जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, a का किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, b के सापेक्ष। तो जिसका ले रहे हैं उसको पहले लिखना है। तो पहले किसको लिखोगे, जिसका ले रहे हो v1 का, किसके सापेक्ष ले रहे हो, b के, तो b का वेग कितना है। ठीक, यदि इसको उल्टा कर देंगे, b का, ठीक है, a के सापेक्ष वेग, तो पहले हम b का वेग लिखेंगे, b के वेग से तुलना करेंगे किसके, a के वेग की। तो b का a के सापेक्ष वेग v2 माइनस v1 हो जाएगा। ठीक, अब यदि दो वस्तुएं या पिंड समान दिशा में गतिशील हों, समान दिशा में गतिशील हों, तो उनका सापेक्ष वेग
ठीक, तो उनका सापेक्ष वेग कैसे निकालेंगे कि ये दो वस्तुएं ए है और बी है और ये दोनों समान दिशा में गतिशील हैं, तो इनका जो सापेक्ष वेग होता है, इनके वेगों का क्या होता है, अंतर होता है। तो इनका जो सापेक्ष वेग होगा इनके वेगों का अंतर होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि इनका जो सापेक्ष वेग होगा वो v1 माइनस v2 होगा, और यदि विपरीत दिशा में गतिशील हैं तो सापेक्ष वेग दोनों के वेग का योगफल होता है। ठीक, तो दोनों के वेग का क्या हो जाएगा, ये योगफल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि यहां पर जो सापेक्ष वेग है ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम सापेक्ष वेग के बारे में समझ सकते हैं कि सापेक्ष वेग होता क्या है। तो एक का के सापेक्ष दूसरे के वेग को निकाला यहाँ पे जाता है। तो इसी के आधार पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पहुंचे आ सकते हैं। तो इसको नोट कर लिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन इसमें। यदि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 320 मीटर और 480 मीटर है, क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत गतिशील हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय में, ठीक है, क्रॉस करेंगे। क्रॉस या पार बोल सकते हो, पार करेंगे। तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस या कितने समय में पार करेंगे। ठीक, तो एक ट्रेन इधर से आ रही है ये, और दूसरी ट्रेन यहां से आ रही है। ठीक, इसकी लंबाई है 320 मीटर और इसकी लंबाई है 480 मीटर, समांतर आ रही है, एक दूसरे के विपरीत आ रही है। ठीक, और एक का वेग जो है यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे का वेग जो है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो एक दूसरे को कितने समय में यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका सापेक्ष वेग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हमको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, ठीक है, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। तो कुल दूरी बटा क्या हो जाएगा, सापेक्ष वेग। चाल मतलब सापेक्ष वेग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दूरी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मीटर में ट्रेन की लंबाई आपको पता है, तो कुल दूरी कितनी होगी, ये और ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे
तो इतनी दूरी और इतनी दूरी तय करेंगे ना। बात समझ में आ रही है ना, सबको समझ में आ रहा है कि जैसे ये दो ट्रेन है, ऐसे ये ऐसे हैं, यहाँ पे जब क्रॉस करेंगी तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे ये। तो कितनी दूरी तय करेंगी, जितनी इसकी लंबाई है और इसकी लंबाई है, एक दूसरे को आर पार करेंगे, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 320 प्लस 480 मीटर, ये कुल दूरी हो जाएगी। अब सापेक्ष वेग आपको निकालना पड़ेगा। तो सापेक्ष वेग आप निकाल सकते हो, यहाँ पे दिशा कैसी है, दोनों की विपरीत है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष वेग कैसे निकालोगे। तो सापेक्ष वेग जो होगा वो हो जाएगा 36 प्लस क्या हो जाएगा 54। तो 36 और 54 कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 90,000 मीटर बटा क्या हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए, ठीक है, 18 से जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है, और 18 पंचे कितना होता है 90, और क्या हो जाएगा ये 0, 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है 90, बोलो बोलो, 90 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 90 किलोमीटर को क्या लिखेंगे 90,000 मीटर लिखेंगे। और ये घंटा है, घंटे को किस में चेंज करोगे सेकंड में, तो ये सेकंड है, ये मीटर है। तो कितने सेकंड हो जाएंगे 3600, ये दोनों कट जाएगा, है ना, 18 दूनी 36 और 18 पंचे कितना होता है 90, और एक जीरो आ जाएगा, 2 से भाग दोगे 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 800, तो 800 बटा 25। अब इसको भाग दीजिए, 25 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा ये 3, 25 तिया 75, कितना बचेगा 5, 50, 25 दूनी 50, तो कितना समय लगेगा 32 सेकंड का समय लगेगा, ठीक। तो 32 सेकंड के समय में ये एक दूसरे को आर पार कर लेंगे। अब इसमें यदि बोला जाता कि दोनों ट्रेनें यदि कैसी दिशा में हैं, समान दिशा में, तो समान दिशा में होती तो फिर क्या करते, दोनों का अंतर ले लेते। तो यहाँ पे हम घटा लेते और घटा के जो आपको मिलता उसको मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर लेते। आगे बात समझ में, तो नोट कर लिए सब इसको। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे है, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन, एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से या चाल से चल रही है या गतिशील है, से गतिशील है। यदि गार्ड के डिब्बे से एक चिड़िया 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इंजन की ओर उड़ती है, तो वह ट्रेन को कितने समय में पार करेगी, ठीक है, तो वो ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो वैसे ही क्वेश्चन है सेम सापेक्ष वेग का, कि चिड़िया किस दिशा में उड़ रही है, यहाँ पे ट्रेन की दिशा में उड़ रही है कि नहीं। तो ट्रेन की दिशा और चिड़िया की दिशा यहाँ पे दोनों की कैसी हो गई
सेम। तो सापेक्ष वेग कैसे निकालोगे, माइनस करके। ठीक, तो बस आपको ये पता होना चाहिए हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर होगा कुल दूरी बटा होगा सापेक्ष वेग। तो कुल दूरी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है उसी को पार करेगी। तो कुल दूरी में रख दीजिए ट्रेन की लंबाई। ठीक, अब यहाँ पे ट्रेन का जो वेग है वो हमको किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और चिड़िया का दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। तो इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ट्रेन का वेग है 36,000 मीटर और 3600 सेकंड। ठीक, तो इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमको पता चल गया कि चिड़िया का वेग है ये और ट्रेन का वेग है ये। चिड़िया का वेग ज्यादा होगा तभी पार कर पाएगी, है ना, कम होगा तो नहीं कर पाएगी। तो चिड़िया का वेग ज्यादा है ना। तो दोनों का क्या ले लोगे, अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 5, 5 छक्के 30, 5 चौक 20। इतने सेकंड का समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सापेक्ष वेग के क्वेश्चन है जो एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं, है ना। एसएससी वगैरह में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। एसएससी वगैरह में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ग्रुप डी में, एसएससी में। एसएससी भी होता है ना, नॉन टेक बेस पे होता है ना एसएससी, उसमें आते हैं। हो गया, नोट कर लिए सब। अब इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नया टॉपिक है, ये पूरा नया टॉपिक है ये, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अभी तक जो हम वेग देख रहे थे, ठीक है, वो वेग कैसा था, सापेक्ष वेग था। ठीक है, या फिर वो ऊर्ध्वाधर गति थी, है ना, या फिर वो क्षैतिज गति थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रक्षेप्य गति यानी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक, तो जैसे जो गति अभी तक हमने पढ़ी है, तो एक होती है यहाँ पे शुद्ध ऊर्ध्वाधर गति। तो शुद्ध ऊर्ध्वाधर गति का मतलब क्या होता है कि भाई नीचे से ऐसा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, ये शुद्ध ऊर्ध्वाधर गति है। या ऊपर से नीचे आ रहा है तो शुद्ध ऊर्ध्वाधर गति है। ठीक, दूसरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, एक होती है शुद्ध क्षैतिज गति। तो ये एक विमीय गति है, इनको क्या बोलोगे कि ये एक विमीय गति है। ये इनमें सिर्फ एक ही विमा है, इसमें वाई अक्ष की विमा है, एक्स अक्ष की विमा शून्य है। इसमें एक्स अक्ष की विमा है, वाई अक्ष की विमा क्या है, इसमें शून्य है। ठीक है, तो ये जो है शुद्ध ऊर्ध्वाधर गति है और ये कैसी है, शुद्ध क्षैतिज गति है। लेकिन यदि कोई एक ऐसी गति हो जिसमें कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों गति सम्मिलित हों, तो इसमें ऊर्ध्वाधर गति और इसमें क्षैतिज गति दोनों गति यदि सम्मिलित हों तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप गति जो होती है, वर्टिकल मोशन इसको बोलोगे प्योर वर्टिकल मोशन, और इसको बोलोगे प्योर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक, तो यदि किसी वस्तु में ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल मोशन है और क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, दोनों मोशन सम्मिलित हैं, दोनों इंक्लूड हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलेंगे। ठीक, तो यदि हम किसी वस्तु को कैसे फेंकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से फेंका जाए कि वो वस्तु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के मध्य गति करे, तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वहां पे प्रक्षेप गति। क्योंकि इस स्थिति में उसमें ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों गति क्या होंगे, यहाँ पे सम्मिलित होंगी। ठीक है, इसको लिख लियो, इसके नीचे नोट करिए, इसके नीचे लिखिए, जब किसी वस्तु को
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जब किसी वस्तु को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, सॉरी क्या लिखियो, क्षैतिज ना, ठीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के मध्य फेंका जाए, फेंका जाए तो उसमें हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों गति, दोनों मोशन सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो उसे प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक, तो उसको प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए जो प्रक्षेप्य गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। तो ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे ये, और ये जो है ये ऊर्ध्वाधर है यानी कि ये वर्टिकल है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जो ये क्षैतिज है, इस क्षैतिज को क्या बोलते हो, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हो, वाई अक्ष, वाई एक्सिस। अब इस क्षैतिज से, इस हॉरिजॉन्टल से, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है ये, तो इस क्षैतिज से क्या करते हैं, हम एक कोण बना लेते हैं ऐसा, और इस कोण पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, एक प्रारंभिक वेग से यहां पे फेंकते हैं। तो हम ऐसे क्षैतिज भी नहीं फेंक रहे हैं, ऊर्ध्वाधर भी नहीं फेंक रहे हैं, कैसे फेंक रहे हैं, दोनों के बीच में फेंक रहे हैं। तो यदि हम किसी वस्तु को क्षैतिज से एक निश्चित कोण थीटा, या बोल सकते हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के मध्य, ठीक है, एक प्रारंभिक वेग u से क्या करते हैं, ऐसा फेंकते हैं दोनों के मध्य, तो इस वेग के क्या होंगे, यहाँ पे दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट होगा इसका एक्स अक्ष पे और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई अक्ष पे। तो कोई भी जो सदिश होता है, ठीक है, यदि वो सदिश 0 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री पे भी नहीं है, दोनों के बीच में होता है किसी अन्य कोण पे, तो उस सदिश के कितने घटक होते हैं, यहाँ पे दो घटक, एक एक्स अक्ष पे और दूसरा वाई अक्ष पे होता है। तो जो ये एक्स अक्ष पे घटक है, ठीक है, इस एक्स अक्ष पे घटक को कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे कि ये घटक क्या है, यू एक्स है, और वाई अक्ष पे जो घटक है इसको नाम देते हैं क्या है, ये यू वाई। तो ये जो एक्स अक्ष पे घटक है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने कई बार बताया है कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, उसकी कौन सी वैल्यू होती है, ये कोसाइन। ठीक है, कॉस थीटा से निकालोगे, क्योंकि कॉस थीटा में ही क्या आता है, आधार और कर्ण आते हैं। तो यदि हम इस वेक्टर को यहाँ पे लगा देंगे ऐसा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लंब हो जाएगा, पूर्ण के सामने लंब, आधार और कर्ण हो जाएगा। तो आधार जो होता है वो कर्ण की कौन सी वैल्यू होती है, कोज्यामान होता है। ठीक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसमें कि जो इसका एक्स अक्ष पे घटक है, इसको लिख लेते हैं यहां पे, इसको लिखते हैं कि माना किसी वस्तु को क्षैतिज से, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री कोण पर प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं, तो इस वेग के, इस वेग u के दो घटक,
दो घटक यानी टू कंपोनेंट होंगे। तो इसके दो घटक होंगे, टू कंपोनेंट होंगे। एक होगा इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट यानी एक्स अक्ष घटक, एक्स एक्सिस कंपोनेंट उसको बोलोगे, जिसको हमने यहाँ पे किससे दर्शाया है, यू एक्स से दर्शाया है। और इसका जो मान होगा वो होगा यू कॉस थीटा होगा। ठीक, तो ये जो अक्ष पे घटक है इसका मान कितना होगा, यू कॉस थीटा होगा। दूसरा यदि हम देखें यहाँ पे कि जो दूसरा घटक है, वो दूसरा घटक है वाई एक्सिस कंपोनेंट है, वाई एक्स का घटक है, और इसको हमने किस दर्शाया है, यू वाई से। और ये क्या होगा, साइन वैल्यू होता है। ठीक है, तो लंब किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा से हम लंब निकाल लेंगे, तो कर्ण गुणित साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम ये लंब यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसके ये दो घटक हमको प्राप्त हुए, तो ये जो एक्स अक्ष पे घटक दिख रहा है, ये घटक कैसा होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यह नियत होता है, नियत यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, यहाँ पे नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो गुरुत्व होता है, ठीक है, गुरुत्व यानी जी, गुरुत्व त्वरण जी, ठीक है, पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। तो जो एक्स अक्ष पे घटक होगा वो किस पे निर्भर नहीं करेगा, जी पर निर्भर नहीं करेगा, गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं करेगा, और कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो वस्तु को आप फेंक रहे हो उसको प्रक्षेप बोलते हैं, और उसकी जो गति है उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलेंगे, प्रक्षेप गति बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे उसकी पूरी प्रक्षेप गति के दौरान, ठीक है, इसका जो मान है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो ये जो है नियत रहेगा और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रक्षेप की, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल की पूरी गति, पूरे मोशन के दौरान यह स्थिर रहता है। ठीक है, तो यह स्थिर रहता है, यह कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो ये वाई अक्ष पे घटक है, ठीक, ये जो वाई अक्ष पे घटक है ये घटक स्थिर नहीं रहता है, वाई अक्ष पे जो घटक है ये स्थिर नहीं रहता है। यह जो है यह जी पर निर्भर करता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है ये। और स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। अब यदि स्थिर नहीं रहता है बोल रहा है, इसका मतलब है परिवर्तित होता है। ठीक है, तो किस हिसाब से ये परिवर्तित यहाँ पे होता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएगी वस्तु जो है, जैसे ऊपर की ओर जाएगी तो इसका जो मान है वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और शीर्ष पर इसका मान क्या हो जाता है, शून्य। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु को हम सीधा ऐसे फेंकेंगे ना, सीधा फेंकोगे, तो जब सीधा फेंकोगे तो उसमें वेग में क्या होती है, कमी होती है, और शीर्ष पे उसका मान क्या हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये तो शीर्ष वाला कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है, ये वाई अक्ष पे घटक है। तो जैसे से वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, तो ऊंचाई के साथ इसका मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। शीर्ष पे इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। अब शीर्ष पे शून्य हो गया तो वस्तु वापस नीचे आएगी, तो जब नीचे आएगी तो उसका मान क्या होने लगेगा, फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको कि ऊंचाई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर इसका मान घटता है। शीर्ष पर, शीर्ष यानी पिक पॉइंट पे, शिखर पर, ठीक है, शीर्ष पर इसका मान शून्य होता है।
नीचे आने पर, नीचे आने पर इसका मान बढ़ता है। ठीक है, तो दो घटक हैं और दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग, उनके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक थीटा डिग्री कोण पर फेंक रहे हैं, तो ये वस्तु क्या सीधे ऐसे जाते जाएगी? क्रिकेट खेलोगे, बॉल फेंके होगे, तो बॉल फेंकते हो तो क्या होता है, तो बॉल जो होती है यहां से फेंके, ठीक है, तो यदि बॉल को यहां से फेंकोगे तो वो ऐसे जाती है और ऐसे गिर जाती है। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार से गति करेगा। तो ये तो प्रारंभिक वेग है u, तो यदि इसी वेग से चलेगा तो सरल रेखा बनाएगा ऐसे सीधा, लेकिन उसी वेग से हमेशा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी लिखे हैं इसका मान क्या होते जाएगा, यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो मान है परिवर्तित होगा, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो कर्व है वो यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो है इसको बोलोगे क्या है, प्रक्षेप गति का ये उसका पथ है। प्रक्षेप गति का क्या है, ये पथ है। और ये इसका क्या हो जाएगा, शिखर हो जाएगा, पिक पॉइंट हो जाएगा ये इसका। तो ये शिखर बिंदु हो गया। तो इस शिखर बिंदु पे जो ये ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको हमने क्या बोला है, u sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे शून्य हो जाती है। ठीक है, और x अक्ष पे जो घटक है, ये x अक्ष पे घटक है जिसको हमने बोला है ux। ठीक है, यानी हमने इसको बोला है यहाँ पे u cos थीटा। तो ये जो होता है पूरी गति के दौरान, इधर 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 कहीं पे भी पूरी गति के दौरान ये कैसा होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तित घटक है, इसका मान परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, ऊपर जाओगे तो इसका मान घटेगा, शीर्ष पे शून्य हो जाएगा, फिर नीचे आते समय उसका मान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। आई बस में। तो इस प्रकार की जो गति होती है, इस गति को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति बोलते हैं। आगे बस में। तो ये जो प्रक्षेप गति है, ठीक है, इस प्रक्षेप गति में आपको सबको समझ में आ गया, गेंद वगैरह फेंकते हैं, बॉल वगैरह फेंकते हैं, है ना, तो उसकी गति ये होती है। तो इस प्रक्षेप गति में इसके वक्र की, इसके गति का जो पथ है उसकी आकृति कैसी होती है, तो वो पैराबोला होती है, परवलयाकार होती है। ठीक है, तो प्रक्षेप गति के पथ की जो आकृति होती है तो उसको बोल सकते हैं, पहले इसको नोट कर लिए हो क्या, इसको पहले नोट कर लो, उसके नीचे लिख लेते हैं उसको फिर। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो पहले। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो प्रक्षेप गति है, प्रक्षेप गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार यानी पैराबोलिक होता है। तो ये जो पथ आपको दिख रहा है, इस पथ को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, परवलयाकार बोलते हैं। तो प्रक्षेप गति का जो पथ है वो परवलयाकार, पैराबोलिक कब होता है, तो जब गुरुत्व त्वरण का जो मान है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस दौरान हम बोलेंगे प्रक्षेप गति के दौरान, इस दौरान जी का मान यानी गुरुत्व त्वरण का मान नियत होता है, नियत यानी कांस्टेंट होता है। तो प्रक्षेप गति के दौरान जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान कैसा रहेगा, यहाँ पे नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी प्रक्षेप गति का पथ आपको परवलयाकार मिलेगा। ठीक है, तो परवलयाकार मिलता है, इसका मतलब है गुरुत्व त्वरण का मान नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कि जो ये प्रक्षेप गति है, इस प्रक्षेप गति में एक होता है इसका उड्डयन काल। उड्डयन क्या लेना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल किसको बोलते हैं, जितने समय तक ये वस्तु हवा में रहेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए, तो उसमें हेडिंग डालिएगा
उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसमें लिख लीजिए जितने समय तक वस्तु हवा में यानी एयर में रहती है वह उसका उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो उड्डयन काल होता है इसका मान यहाँ पे कितना होता है, तो ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि यदि बोलेगा प्रक्षेप गति में उड्डयन काल कितना होता है, ठीक है, तो ये समय है, टाइम है, और ये कितना होता है 2u। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, किस वेग से आपने उसको फेंका है। थीटा क्या है, तो थीटा हमने यहाँ पे देखा है कि ये क्षैतिज और, ठीक है, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है उसके मध्य का क्या होता है, ये कोण होता है, तो ये थीटा होता है यहाँ पे। तो ये साइन थीटा, ये थीटा रहेगा, ठीक, और यू जो है वो प्रारंभिक वेग रहेगा, ठीक है, और जी तो पता ही है क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा इसमें देखेंगे क्षैतिज परास। क्षैतिज परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से डिनोट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है कि जब हम वस्तु को फेंकेंगे, तो जब हम वस्तु को यहाँ पे फेंकेंगे तो वस्तु कितनी दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, जैसे वस्तु को यहाँ से फेंके, अब वस्तु यहाँ पे आके गिर रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास उसका कहलाएगा। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं कि अपने अपने उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान वस्तु द्वारा तय क्षैतिज दूरी, ठीक है, क्षैतिज परास कहलाती है। तो क्षैतिज परास को आर से दर्शाएंगे, क्षैतिज परास कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्षैतिज परास जो है इसको आर से दर्शाएंगे, और इसका मान क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होता है, जी। तो इसका मान होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्षैतिज परास का फार्मूला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो यदि बोलता है कि हमको उच्चतम या मैक्सिमम क्षैतिज परास कब मिलेगा, ठीक है, तो उच्चतम या मैक्सिमम क्षैतिज परास हमको कब मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम देखें कि जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यदि हम बोलेंगे कि यदि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो, तो क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज उच्चतम, उच्चतम यानी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम होगी, उच्चतम होगी जब इसका मान क्या होगा, 1। ठीक है, साइन का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो यदि इसका मान मैक्सिमम होगा 1 होगा, तब क्षैतिज परास क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो यदि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब साइन इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि हमको यदि उच्चतम क्षैतिज परास चाहिए तो वस्तु को हमें कितने डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। तो ये कोण है थीटा। तो यदि इस कोण थीटा का जो मान है, ठीक है, इस कोण थीटा का जो मान है यदि वो कितना होता है 45 डिग्री, यानी कि वस्तु को हम 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो उसका जो क्षैतिज परास है वो मैक्सिमम होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा दूर पर वस्तु जाकर गिरेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि उच्चतम क्षैतिज परास हमको कब मिलेगा। तो इसके लिए वस्तु को आपको कैसे फेंकना है, तो वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंकना है, 45 डिग्री के कोण पर फेंकना है। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु को क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के कोण पर फेंकने से क्षैतिज परास उच्चतम या मैक्सिमम होता है। तो ये जो मैक्सिमम क्षैतिज परास है, ये मैक्सिमम क्षैतिज परास की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम क्षैतिज परास का मान क्या होगा, यू स्क्वायर बाय गुरुत्व त्वरण होगा। ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, उसको नोट कर लो। हो गया। इसके बाद में देखेंगे कि जो प्रक्षेप्य है इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेप्य की, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई है उसकी जो हाइट है वो यहाँ पे कितनी होगी। तो प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, ये होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई जो है वो हम किससे निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इसके लिए डेराइव किया गया है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, प्रारंभिक वेग का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2 गुणित गुरुत्व त्वरण होगा। ठीक, तो यदि हम देखें कि प्रक्षेप की ऊंचाई हम इससे निकाल सकते हैं, यदि हमको मैक्सिमम ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो जैसे हम किसी वस्तु को जब फेंक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसको आप लोग फेंके, उसको मैं इधर बना देता हूं अलग से। तो जैसे कि प्रक्षेप को हमने फेंका यहाँ पे, ठीक है, ये उसका प्रारंभिक वेग है, ये उसका पात हो गया, ये उसका कोण हो गया। ठीक, ये इसकी रेंज हो गई यहाँ पे, ये इसका क्षैतिज एक्सिस हो गया, यानी एक्स एक्सिस हो गया, और ये इसका वाई एक्सिस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रक्षेप की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हम इससे यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई यहाँ पे कितनी होगी। तो इसकी हाइट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, प्रारंभिक वेग, ठीक है, कोण, कितने कोण पे आप फेंक रहे हो, गुरुत्व त्वरण कितना है, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इस वस्तु को हम फेंकते हैं, है ना, तो उसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, अभी उसको रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। तो ये समझ में आया, इससे क्या निकालोगे, प्रक्षेप की ऊंचाई निकालोगे। लेकिन यदि बोलेगा कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है,
तो प्रक्षेप की मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ऊंचाई, तो प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई आपको कब प्राप्त होगी? तो जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 1 होगा, के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमको क्या मिलेगी, इसकी अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम ऊंचाई है, वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री है तो थीटा तो ये वाला कोण है, पास में आ रही ना, थीटा 90 डिग्री है तो थीटा तो ये कोण है, मतलब कि इस कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है आप कैसे फेंक रहे हो उसको, ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हो, तो ऊर्ध्वाधर गति में ही आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि हमको ऊंचाई निकालना है तो इस फार्मूले से निकालना है, बस में आ रही, ध्यान से सुन रहे हो नहीं, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि आपको ऊंचाई निकालना है तो इस फार्मूले से निकालना है, ठीक। लेकिन यदि बोलेगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी तो उसका फार्मूला ये होगा, ठीक है, ये जी है ना, जी है। तो जैसे कल जो हमने लिखा था कि यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो कल का उसमें फार्मूला देखोगे तो यही मिलेगा आपको, यू स्क्वायर अपॉन 2g ही मिलेगा, अलग अलग नहीं हो सकता ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो यही जो कल पढ़े थे वो भी बताया कि मैक्सिमम ऊंचाई तक कितना जाएगा, जब ऊपर फेंकोगे तो इतना ही जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे रहेगी, ठीक, समझ में आ गया ये सबको। तो ये कब मिलेगा, जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि अर्थात प्रक्षेप को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल फेंकने पर ही उच्चतम या मैक्सिमम लिख देते हैं सीधा, मैक्सिमम हाइट प्राप्त होती है। तो यदि प्रक्षेप को हम ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तभी हमको मैक्सिमम हाइट प्राप्त होगी, मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त होगी, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर आप उसको फेंकोगे तभी आपको मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त होगी, और वो मैक्सिमम ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगी, ठीक। ठीक है, इसको नोट कर लूं। तो इसके बाद में यहां पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम परास है और ये जो मैक्सिमम हाइट है, इनका अनुपात क्या होगा, इनका रेशियो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम परास और मैक्सिमम हाइट का अनुपात कितना होता है, ऊर्ध्वाधर है ना ये, मैक्सिमम हाइट कब है, ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ये मैक्सिमम परास कब है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, ठीक। तो इनका अनुपात यहाँ पे क्या होता है, तो इनका अनुपात आपका हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, u बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर जी कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम परास और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या रहेगा, 2:1 यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप वस्तु को सीधे ऊपर फेंकोगे, ऊर्ध्वाधर गति करोगे आप, तो उसकी ऊंचाई ये रहेगी, ठीक है, और जब आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो ये मैक्सिमम परास उसका यहाँ पे होगा, ठीक है।
तो इनका अनुपात यदि है, तो यदि हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट होगी, इसको क्या लिखोगे, ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइट है इसको क्या लिखोगे, मैक्सिमम परास बटा 2 लिखोगे। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है कि यदि हम क्षैतिज उसको फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हो, तो उसकी रेंज जो भी रहेगी, ऊंचा फेंकने पर हाइट क्या रहेगी, उसका आधा रहेगी। यदि आप ऐसे फेंकते हो 200 मीटर, ठीक है, तो ऊपर फेंकोगे तो कितना जाएगा, 100 मीटर ही जाएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम परास का आधा होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम परास का क्या होती है, आधा। ठीक, इसके बाद में देखेंगे अधिकतम जो क्षैतिज परास है, ये अधिकतम क्षैतिज परास है। इस अधिकतम क्षैतिज, ये नहीं, ये अधिकतम क्षैतिज परास है। इस अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हमको कितनी मिलेगी। तो अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास है, ठीक है, की स्थिति में वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। तो जो अधिकतम क्षैतिज परास है ये हमको कब प्राप्त हुआ, तो जब हमने थीटा इज इक्वल टू कितना रखा था, 45 डिग्री, ठीक है, अभी पढ़े ना कि यदि थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री, जीरो लग गया एक जबरदस्ती, ठीक है। तो जब थीटा का मान कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तब हमको क्या मिलता है, ये मैक्सिमम परास, यानी कि आप कितने डिग्री पे फेंकोगे उसको, 45 डिग्री के कोण पे, तब आपका जो परास होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक। तो इसी मैक्सिमम परास की स्थिति में, यानी कि जब आप उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हो, तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वो वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो क्या होती है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बटा क्या होती है, 2g। तो ये वस्तु की ऊंचाई है, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना रख दोगे, 45 डिग्री, तो हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 बटा क्या होगा, 2g। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 2g। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखेंगे कि अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति यानी 45 डिग्री के कोण पर जब हम वस्तु को फेंकेंगे, तो उस वस्तु की जो ये आपको ऊंचाई मिलेगी, ये हाइट मिलेगी, ठीक है, ये ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पे, यू स्क्वायर बटा 4g होगी, ठीक है। तो अधिकतम परास की स्थिति में ये वस्तु की ऊंचाई यहाँ पे होगी। दूसरा यदि हम देखें कि जो यू स्क्वायर बाई जी है, ये किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम परास है इसका मान क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम परास का मान होता है। तो यदि इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये तो हमें पता है कि ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो यदि इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम परास बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो मैक्सिमम परास का कितना होगी, 1/4 होगी, ठीक है। तो यदि बोलता है कि अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में वस्तु की ऊंचाई कितनी होती है, तो वो यू स्क्वायर बटा 4g होती है, या बोलेंगे अधिकतम परास का 1/4 होती है, 1/4 होती है, ठीक है। कि यदि आप उसको यहां से यहां तक फेंके हो, मैक्सिमम परास आपका कितना है, 400 मीटर है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, 100 मीटर होगी। अभी बस में
के बाद में यहाँ पे देखेंगे कि किस कोण पर हम फेंकें कि जो ऊंचाई और परास दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वस्तु को यदि वस्तु को थीटा इज इक्वल टू tan−1 यानी कि 76 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई और परास बराबर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यदि पूछा कितने डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंकने से उसकी ऊंचाई और परास दोनों बराबर होते हैं, तो कितने डिग्री का कोण होता है वो 76 डिग्री, 76 डिग्री का कोण होता है। तो यदि 76 डिग्री के कोण पर फेंकोगे तो वस्तु की ऊंचाई और परास का मान वहां पे बराबर होगा। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है कि वस्तु को, ये एक पॉइंट हो गया, वस्तु को थीटा या 90 - थीटा कोण पर फेंकने पर उसका परास यानी उसकी जो रेंज है समान होता है। ठीक है, उसका परास, क्षैतिज परास लिख सकते हो, क्षैतिज परास है ना, क्षैतिज ही लिए यहाँ पर, तो क्षैतिज परास क्या होता है उसका वहां पे समान होता है। यानी कि यदि थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं कि बोल रहा है थीटा या 90 - थीटा, दोनों में से किसी भी कोण पर फेंकिए, परास क्या होगा वहां पे बराबर होगा। यदि थीटा यहाँ पे 20 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, यदि ये 30 डिग्री है, यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यदि ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो 20 पे फेंको या 70 पे, परास कैसा होगा, समान। ठीक है, तो यदि आप क्या कर रहे हो, ये 20 डिग्री के कोण पे फेंक रहे हो या फिर उसको 70 डिग्री के कोण पे फेंक रहे हो, तो 20 डिग्री के कोण पे फेंकिए या फिर उसको 70 डिग्री के कोण पे फेंकिए, जो ये रेंज है परास है दोनों में क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाया गया है ना, कैलकुलेशन करके निकाला गया है ना, उसका पूरा कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट को याद रखना है आपको कि वस्तु को थीटा या 90 - थीटा, ठीक है, दोनों में से किसी भी कोण पे फेंकोगे परास समान होगा। तो यदि 20 पे या 70 पे फेंको दोनों में परास समान होगा, 30 में फेंकोगे या 60 में दोनों में समान होगा, 40 में फेंकोगे या 50 में तो दोनों में समान होगा। आई बात समझ में, माइनस करके निकाल लोगे, 90 में से 20 माइनस करोगे 70 आ जाएगा, 90 में से 30 माइनस करोगे 60 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रक्षेप्य गति यहाँ पे होती है, प्रक्षेप्य गति में, ठीक है, प्रक्षेप गति में जो ऊर्जा होती है ना, वस्तु को जैसे आप फेंक रहे हो तो उस वस्तु में क्या होगी, ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होगी उसमें, गतिज ऊर्जा होगी, और दूसरी कौन सी होगी उसमें, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो प्रक्षेप गति में जो गतिज ऊर्जा होती है, इस गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तित होता है। ठीक है, और जब शीर्ष पे होता है, ठीक है, जब कहाँ पे होता है, शीर्ष पे, जो प्रक्षेप अपने कहाँ पे होता है, ये शिखर पे होता है, शीर्ष पे होता है, इस पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, जीरो नहीं होता है, क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है,
तो उसमें नोट करिएगा कि प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम गतिज ऊर्जा ने काइनेटिक एनर्जी का मान न्यूनतम, ब्रैकेट में लिखो शून्य नहीं, जीरो नहीं, ब्रैकेट में लिखो जीरो नहीं, ठीक है, न्यूनतम होता है, जीरो नहीं होता है, न्यूनतम तथा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान उच्चतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो यदि मानते हैं कि यदि अधिकतम ऊंचाई h हो तो यदि ये अधिकतम ऊंचाई जो है, ये अधिकतम ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे h है, ठीक। तो यहाँ पे इस अधिकतम ऊंचाई पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा किसके कारण से होती है, स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण होती है। तो अधिकतम ऊंचाई है तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी इसका मान क्या होगा, उच्चतम होगा, है ना। वो किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पे स्थिति पे, पोजीशन पे, हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है क्या होती है, हाफ mv²। तो इसका जो मान है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, न्यूनतम, लेकिन शून्य नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे किसी भी बिंदु पे, इस बिंदु पे कहीं पे भी आप उंगली रख दोगे और बोलोगे कि किसी भी बिंदु पे जो कुल ऊर्जा कितनी होगी, टोटल ऊर्जा कितनी होगी, तो टोटल ऊर्जा इन दोनों ऊर्जाओं का क्या होगी, योग होगी, ठीक है। और उनका जो योग होता है वो किसी भी बिंदु पर क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऊर्जा है वो कैसी होती है, कंजर्व होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गतिज और स्थितिज ऊर्जा है दोनों का योग हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या रहती है, यहाँ पे कंजर्व रहती है, ठीक है। तो उसी के नीचे लिखिए, प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी संरक्षित यानी कंजर्व रहती है, संरक्षित यानी कंजर्व रहती है। अर्थात प्रक्षेप गति में किसी भी क्षण इसका मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। तो यदि देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, तो यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे पीई से दर्शाएं, पीई पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, mgh, ठीक। और h क्या है, यहाँ पे ये हाइट है, तो हाइट के लिए हम कैपिटल H लिए हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल H। तो ये कैपिटल H लिए हुए यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, ठीक। और h जो है, इस h का मतलब क्या है, ऊंचाई। और ऊंचाई के लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पे लिखा था, उस ऊंचाई का फार्मूला हमने क्या लिखा था, तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिखे थे, 2g, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे है। तो यदि हम देखेंगे कि ये g और ये g क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, mu²
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इतनी क्या होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और यदि बोलेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को के ई से दर्शाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, एम। वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है वेग। तो इस वी को हमने क्या माना है, यू, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है, u है, प्रारंभिक वेग। तो जो वेग है वो कितना है यहाँ पे, तो वो है u cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m u, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा होती है और ये यहाँ पे इतनी गतिज ऊर्जा इसमें होती है। तो यहाँ पे जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों में एम यू स्क्वायर हाफ कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास में जो कुल ऊर्जा आएगी वो आएगी हाफ एम यू स्क्वायर। इतने जूल की जो ऊर्जा है ये हमारे पास में आएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और जाएगा एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। तो एम यू स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ठीक। तो इतने जूल की जो ऊर्जा है वो हमारे पास में कुल ऊर्जा रहेगी, ठीक। तो प्रक्षेप गति में जो कुल ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा यहाँ पे ये रहेगी और ये ऊर्जा ऊर्जा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ये संरक्षित रहती है, ठीक है। ठीक, तो यदि हम देखें कि यदि यहाँ पे थीटा का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री, थीटा का मान कितना रख दोगे 45 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान कितना रख दोगे 45 डिग्री, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 और कॉस 45 क्या होता है, तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 45, ठीक है। तो यदि हम एंगल का मान 45 रख दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ये दोनों भी बराबर हैं आपस में, तो यानी दोनों ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर होंगी। तो कितने डिग्री के कोण पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा आपस में बराबर होती हैं, तो 45 डिग्री के कोण पर। तो उसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यदि प्रक्षेप्य को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा का मान समान होता है। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या होता है, समान होता है। तो आधी क्या होगी गतिज ऊर्जा और आधी क्या होगी स्थित ऊर्जा, यानी कि आधी गतिज और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आगे गतिज ऊर्जा होगी और आधी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी इसमें आगे नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे।